Hello students, our today's topic is solutions. Solution is the chapter of class 12th. So today we will discuss solutions. Actually in this chapter we will discuss what are solutions and the properties of solutions as well as special type properties of these solutions that are called colligative properties. So let's start solution. So first of all we have to know what do you mean by solution. Solutions होते क्या हैं? So basically solution is the homogeneous mixture of two or more components. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर? ओके, मिक्सचर्स मे बी ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें मिक्स होने के बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कोई भी फिजिकल लेयर प्रेजेंट ना हो, मींस वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद हम बता नहीं सकते कि शुगर कहाँ है, वो एकदम डिसअपियर हो जाती है, यानी वाटर और शुगर में कोई भी फिजिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होती. So that is a type of homogeneous mixture. So sugar and water mixture is a type of solution. Second one example is NaCl, जिसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं. तो कॉमन सॉल्ट को भी अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो मिक्स होने के बाद वो उनमें कोई भी फिजिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होती, हम लोग सॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं वाटर में. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन. एक और मिक्सचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने के बाद भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑयल कहाँ है और वाटर कहाँ है, और उन दोनों के बीच में एक फिजिकल लेयर प्रेजेंट होती है. दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. याद रखिए स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन. जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो सॉल्यूशन नहीं होते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन. होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दिया हम लोगों ने सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, सॉल्यूशन में बी ऑफ many type. For example binary solution, ternary solution, quaternary solution. So binary solution वो होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. ternary solution वो होंगे जिनमें थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे. quaternary solutions वो होते हैं जिनमें फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर में शुगर को मिक्स करूं देन यहां पर दो कंपोनेंट है, एक वाटर है और दूसरा क्या है, शुगर है. सो दैट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. सिमिलरली अगर मैं वाटर में शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर दूं, सो देयर आर थ्री कंपोनेंट. फर्स्ट वन इज शुगर, सेकेंड वन इज सॉल्ट एंड थर्ड वन इज वाटर. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन. इसी तरह से क्वाटरनरी सॉल्यूशन वो होंगे जिनमें फोर कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज कॉल्ड सोल्यूट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सोलवेंट. तो नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं सोल्यूट वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी और सोलवेंट वो हो जाता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें मैंने 10 ml वाटर में 20 ml अल्कोहल मिक्स किया, तो 10 ml वाटर की क्वांटिटी कम है, 20 ml अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा है. इट मीन्स अल्कोहल जो होगा वो सोलवेंट होगा और वाटर जो है वो सोल्यूट होगा. बट अगर मैं ये कहूं मैंने 20 ml वाटर में 10 ml अल्कोहल को मिक्स किया, तो अल्कोहल अब कम है, तो अल्कोहल क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सोलवेंट है. इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशंस बहुत तरह के हो सकते हैं. देखिए सोलवेंट और सोल्यूट की अगर हम लोग चेक करें कि सोल्यूट कौन सी फेज में है और सोलवेंट कौन सी फेज में है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं. तो देखिए हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन को ब्रॉडली हम लोग कहेंगे गैसियस सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस. 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. गैसियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सोलवेंट गैस होती है,
और लिक्विड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सोलवेंट लिक्विड होगा, और सॉलिड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें हमारा सोलवेंट सॉलिड होगा। सो गैसियस सॉल्यूशंस में भी गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। गैस इन गैस जिसमें सोल्यूट गैस है और लिक्विड सोल्यूट गैस है, और जो सोलवेंट है वो भी गैस है। इसका एग्जांपल आप किन्हीं भी दो गैसेस का मिक्सचर ले लीजिए, वो गैस इन गैस टाइप का गैसीय सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं, देन इट इज अ टाइप ऑफ गैस इन गैस गैसियस सॉल्यूशन। सेम हम लोग कहते हैं लिक्विड इन गैस, यहाँ पे सोल्यूट लिक्विड है और सोलवेंट गैस है। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म वेपर्स को अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दें तो ये हमारे पास लिक्विड इन गैस टाइप का गैसीय सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट वन इज सॉलिड इन गैस। हियर सोल्यूट इज सॉलिड एंड सोलवेंट इज अगेन गैस। सो एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्फर वेपर्स इन नाइट्रोजन गैस, यानी कैम्फर की जो वेपर्स होती है उनको नाइट्रोजन गैस में अगर हम लोग क्या करें, उसको हम लोग सोल्यूबलाइज कर दें, डिसोल्व कर दें, तो ये हमारे पास जो बनेगा सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हमारा सोलवेंट जो है ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड होगा। सो एग्जांपल इज गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, अगर कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व है, पूरी तरह से डिसॉल्व है, होमोजेनियस मिक्सचर बना रही है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस इन वाटर, ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व है, तो ये हमारे पास गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर सोल्यूट लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है। एग्जाम्पल इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखिए इथेनॉल लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है, अगर हम लोग इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर दें तो वो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा दैट इज बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड टाइप solution. Again solid in liquid. Now what is solid in liquid? Solid in liquid basically we can say solid is solute and liquid is our solvent. सो शुगर को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास जो बनेगा वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड मीन्स सॉलिड तो सोल्यूट होगा और लिक्विड जो है वो हमारा सोलवेंट होगा। नेक्स्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशन? जिनमें सोलवेंट सिस्टम जो होता है हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। एग्जांपल गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, देखिए हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम पर एड्सॉर्ब करवाया जाता है और ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं इसे। सो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन पैलेडियम। नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी और अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद जिंक, जिसे हम लोग जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम कहते हैं ना। व्हाट इज अमलगम? बेसिकली अगर हम लोग किसी मेटल को मरकरी में डिसॉल्व करते हैं देन इट इज कॉल्ड अमलगम। फॉर एग्जांपल सोडियम अगर मरकरी में डिसॉल्व होगा देन इट इज कॉल्ड सोडियम अमलगम, और अगर जिंक मरकरी में डिसॉल्व होता है देन इट इज कॉल्ड जिंक अमलगम। सो बेसिकली अमलगम ऑफ मरकरी जो होते हैं वो एग्जांपल होते हैं लिक्विड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशंस के। नाउ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड मीन सोल्यूट भी सॉलिड है और हमारा सोलवेंट भी सॉलिड है। सो कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। वी ऑल नो दैट जब हम लोग ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं तो गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर जो होता है वो मिक्स किया जाता है। तो ये जो है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, ये जो हमारे पास बनेगा बेसिकली दैट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड सॉल्यूट है और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सो सॉलिड इन सॉलिड। इस तरह से हम लोगों ने देखा 3 टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ अनदर टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म। देखिए इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करेंगे। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने 11th क्लास में भी स्टडी की थी। कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम लोग अगर 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमें उनकी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन को डिफरेंट यूनिट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। फॉर एग्जांपल परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी,
ppm, ppb, ppm for parts per million and ppb means parts per billion। तो वैसे हम लोग इन 11th में सारा कुछ डिस्कस कर चुके होते हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप देकर इन सभी के जो फॉर्मूलाज है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगेन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें बट डिफरेंस वॉल्यूम का आ जाएगा, मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ solution into 100। molarity, molarity means number of moles of solute divided by volume of solution in liter। molality, molality is a mass term, mass term means number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। यानी मोलैरिटी और मोलैरिटी में ये डिफरेंस होता है, मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करते हैं किसका, सॉल्यूशन का, जबकि मोलैरिटी में हम लोग मास यूज करते हैं सॉल्वेंट का, वो भी केजी में। नाउ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इसी तरह मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, सो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द सम ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड मोल ऑफ सोलवेंट। नाउ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलरली हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इनको भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जिनको हम लोग डिटेल में 11th क्लास में ही स्टडी कर चुके होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखें तो जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, एक्चुअल में हम लोगों ने इतनी सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं, तो 12th में क्या होगा, इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हमें एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। मींस अगर हमें सॉल्यूशन का परसेंट वेट बाय वेट गिवन है तो क्या हम लोग उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मोलैरिटी गिवन है तो क्या हम लोग उसका परसेंट वेट बाय वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम लोग कहें अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है तो क्या हम लोग उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। बट एक बहुत ही पॉपुलर कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी, इनका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आता रहता है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट एस। परसेंट एस मीन्स परसेंट स्ट्रेंथ। यू कैन से परसेंट वेट बाय वेट भी यूज कर सकते हो, या परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला है हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10, दैट होल शुड बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और अगर हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा परसेंट स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए, परसेंट एस की जगह आप परसेंट वेट बाय वेट भी यूज कर सकते हो, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ 9.8% सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। तो देखिए इसमें वेट बाय परसेंट वेट बाय वेट कितना गिवन है, 9.8, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.5, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, दैट इज 98। H2SO4 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, 9.8 इंटू 10 इंटू 1.5, दैट होल शुड बी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट मीन्स 98। तो हमारा आंसर जो आएगा 1.5 m मीन्स 1.5 जो आ गई वो मोलैरिटी आ गई। तो इस तरह से हम लोग बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग एक दूसरे में उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक से सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इन कंसंट्रेशन टर्म्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। नाउ व्हाट इज सोल्यूबिलिटी?
Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. यानी जो solubility है किसी भी substance की वो मैक्सिमम अमाउंट होती है उस सब्सटेंस की जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जा सके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। तो हमें समझ में आ गया कि जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है, यानी सोल्यूबिलिटी भी अफेक्टेड होती है, यानी सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाती है। तो जो सोल्यूबिलिटी मेजर की जाती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेजर की जाती है और ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर जो आपका जो सब्सटेंस है वो कितना डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो इस तरह से हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है उनकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम लोग चेक करें फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, देखिए सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उनके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को। तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम लोग देखें नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पोलर सोल्यूट्स की बात करें तो पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो पोलर सोलवेंट में या इनऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक वाटर में जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं, उनकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो नॉन पोलर सोलवेंट्स होते हैं लाइक आयोडीन है उनकी सोल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हुई उनमें क्या होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हम लोग एक जनरल सा रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स पोलर सब्सटेंस पोलर सोलवेंट में जल्दी डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट्स नॉन पोलर सोलवेंट में, नॉन पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो नॉन पोलर सोलवेंट में जल्दी डिसॉल्व होते हैं। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। नाउ हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नाउ दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो किस तरह से अफेक्ट करता है सॉलिड की सोल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर। क्लियर। तो देखिए अगर हम लोग किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो आइदर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, मींस या तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। तो जब डिसोल्यूशन मींस जब आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है यानी हीट रिलीज होती है, वहां पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो सोल्युबिलिटी को कम कर देता है, यानी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। सेम अगर हम लोग देखें कोई अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक है यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां पे हीट की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अगर हम लोग ये कहें कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले, जैसे अगर यूरिया है, यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हमें पता है जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कूल हो जाता है। कूल क्यों हो गया? बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर हम लोग कहें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अगर इनको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये जो रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है बेसिकली। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिसोल्यूशन प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो हमें इन सॉल्यूशंस को कूल करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। प्रेशर जो है वो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता बिकॉज जो सॉलिड्स हैं वो भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं, है ना, इनकम्प्रेसिबल कैटेगरी में आते हैं, और लिक्विड भी कंप्रेस जनरली नहीं होते हैं। तो उन पर हम लोग इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होती। तो इस क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितनी टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, अच्छा सॉलिड को लिक्विड में हम लोग डिसॉल्व करें या सॉल्युबिलिटी देखें तो वो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह से अफेक्ट होती है, और कुछ लॉज आएंगे लाइक हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। Thank you.